नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, परवीन स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग जो है फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के बारे में चर्चा करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, बनाना चालू करते हैं। पहले प्रश्न से कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आपको खोजना है कि कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो मेसॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो युकावा के द्वारा, बिल्कुल सही है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन एवं यूएफ हेस के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा का उत्पादन हेंस बेथे के द्वारा, मतलब एच बेथे सेंस से बेथे के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। लेकिन परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण जो है एनिर्को फर्मी नहीं, इसका सही जवाब होगा जीटी सोबर्ग के द्वारा इसका खोज किया गया था। किसके द्वारा? जीटी सोबर्ग के द्वारा, है ना। तो देखिए, सब मिल जाता, यही नहीं मिलता तो दिक्कत हो जाती। तो चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला कहता है कि निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होगी, है ना, आपको खोजना है। निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होगी? दृश्य विकिरण में, एक्सरे में, अल्ट्रावायलेट रे में या इंफ्रारेड में? किसमें सबसे अधिक होगी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एक्सरे। और एक्सरे में ही क्यों होगा? तो देखिए, जिस किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसके जो है उसमें ऊर्जा सबसे अधिक होगी, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा उसमें ऊर्जा सबसे क्या होगी? कम होगी। तो तरंगदैर्घ्य का वाइस वर्सा होता है, मतलब रिवर्स होता है, उल्टा होता है उसका शक्ति, ऊर्जा। तो एक्सरे का तरंगदैर्घ्य होता कितना है? तो आप बताइए कि डायरेक्ट इसका आंसर एक्सरे क्यों लगाया गया। देख लिए, अब जिन मेरे प्यारे साथियों को तरंगदैर्घ्य याद है तो निश्चित तौर पर इस प्रश्न का जवाब लगा लेंगे। तो यहाँ पर एक्सरे की बात किया तो एक्सरे का तरंगदैर्घ्य होता है 10⁻−10 से 10⁻- कितना 8 तक, बिल्कुल 10⁻−10 से 10⁻−8 मीटर तक एक्सरे का होता है। दृश्य विकिरण की बात करें तो 3.9 गुने 10⁻7 मीटर से लेकर के 7.8 कितना 7.8 गुने 10⁻7 मीटर तक होता है दृश्य विकिरण का। और यदि अल्ट्रावायलेट रे की बात करें, अल्ट्रावायलेट रे जिसको परावैंगनी विकिरण भी कहते हैं, है ना, और अल्ट्रावायलेट रे का होता है 10⁻7 से लेकर के 10⁻8 से लेकर के 10⁻7 मीटर तक होता है किसका? अल्ट्रावायलेट रे का तरंगदैर्घ्य। और इंफ्रारेड का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो इंफ्रारेड का तरंगदैर्घ्य होता है 7.8 गुने 10⁻7 से लेकर के 10⁻3 मीटर तक होता है। किसरा? इंफ्रारेड, जिसको अवरक्त प्रकाश की किरण कहते हैं। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका इसमें हो गया? किसका? तो दृश्य विकिरण का। तो दृश्य विकिरण का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है, तो इसमें ऊर्जा सबसे कम होती है। जबकि एक्सरे का तरंगदैर्घ्य जो है 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर तक होता है, इसलिए इसमें सबसे अधिक ऊर्जा निहित होगी। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कहिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के दृष्टिकोण से। कहता है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? नाभिकीय विखंडन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, या ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा, या अपकरण अभिक्रिया के द्वारा। तो बहुत ही जाना पहचाना प्रश्न है, बहुत ही प्यारा और न्यारा प्रश्न है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण जो होता है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा, है ना। मतलब इसमें जो है हाइड्रोजन नाभिक हीलियम में परिवर्तित होते हैं और एक विशाल मात्रा में ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि सूर्य के केंद्र का तापमान 10⁻7 डिग्री केल्विन भी होता है। 10⁻7 डिग्री केल्विन, ये भी याद रखिएगा, केल्विन, है ना, के 10⁻7 डिग्री केल्विन। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा हुआ है, प्री 1997 का प्रश्न है। कहता है कि तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं
तो तारे अपनी ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संलयन के द्वारा, गुरुत्वीय संकुचन के द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया से या नाभिकीय विखंडन से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, आप मिलाइए कूट, 1 2 1 2 3 या 1 4 2 4। तो क्या सही जवाब होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा, मतलब कहें कि तारों में जो ऊर्जा प्राप्त कर तारे जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया और गुरुत्वीय संकुचन के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, सी मार रहे 1 और 4 है ना। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा तारे अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं या किसके द्वारा? गुरुत्वीय संकुचन के द्वारा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सितारों में अक्षय ऊर्जा, है ना, तारे सितारे ये सारे के सारे जो हैं सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, रेडियो पदार्थों का क्षय या ऑक्सीजन की अधिकता से जो जल में सहायक है तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मतलब हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है और दो हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम का निर्माण करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से निर्माण, जैसे कहें कि हाइड्रोजन 1H1 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 1, हीलियम का होता है 2He4। तो हाइड्रोजन आपस में मिल करके, है ना, हाइड्रोजन आपस में मिल करके हीलियम आयन का निर्माण करता है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट अगला है, कहता है कि सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है। अभी हम लोग देखें सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन जो है हीलियम में परिवर्तित होता है। और सूर्य के केंद्र का तापमान भी हम लोग अभी जाने 10⁻7 डिग्री केल्विन होता है। चलिए आगे है, कहता है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? मतलब जो हम लोग कृत्रिम विभिन्न घटनाओं को एकत्रित करने के लिए, जैसे मौसमी घटनाएं हैं और भी कई तरह के हैं, इसके लिए जो सैटेलाइट प्रक्षेपित किया जाता है अंतरिक्ष में, उसमें जो है विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेल होता है, डायनेमो होता है, लघु नाभिकीय रिएक्टर होता है या थर्मोपाइल होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सौर सेल है। उसमें सौर सेलें होते हैं, चूंकि बहुत सारे इलेक्ट्रिक उपकरण लगे होते हैं और उस इलेक्ट्रिक उपकरण को चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। तो उसमें सौर सेल लगा देने से क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश जो है ना, वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। सौर ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? तो सिलिकॉन करता है। उस सौर ऊर्जा में सिलिकॉन का भी प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, आगे है, अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? देखिए अभी हम लोग चर्चा भी किए कि सोलर सेल में कौन सा तत्व जो है उपयोग किया जाएगा। झारखंड पीसीएस प्री 2012 का प्रश्न है। तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिलिकॉन। और सिलिकॉन है क्या? एक अर्धचालक पदार्थ है। तो सौर सेलों में, सोलर सेलों या सौर सेलों में, फोटोवोल्टिक सेल में सौर सेल सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। और यही सिलिकॉन जो है, जो सौर सेल में लगा होता है, प्रकाश ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और कृत्रिम उपग्रह को मतलब क्रिया करने में, है ना, एक्शन करने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट अगला है, कहता है कि प्रकाश वोल्टीय सेल, फोटोवोल्टिक सेल, है ना, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। क्या होते हैं? तो अभी हमने चर्चा भी किया कि प्रकाश वोल्टीय सेल जो होता है, जो कृत्रिम उपग्रहों में जिसका प्रयोग किया जाता है, वो सौर सेल होता है। क्या होता है? सौर सेल। और सौर सेल में क्या लगे होते हैं? सिलिकॉन लगे होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट अगला देखेंगे, कहता है कि परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या है?
परमाणु बम निर्माण स्थल है, भारी पानी का तालाब है, यूरेनियम 238 का उत्सर्जक है, या जो है आणविक भट्ठी है। तो परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर एक आणविक भट्ठी है जहां से जो है विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो परमाणु रिएक्टर एक आणविक भट्ठी है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है ना, कौन जो है भारत में प्रचुर मात्रा में? तो देखिए यूरेनियम, थोरियम, इरिडियम, प्लूटोनियम। तो ये सारे के सारे जो है नाभिकीय ईंधन है। हालांकि इरिडियम का प्रयोग कम किया जाता है, यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम, इन सारे का प्रयोग जो किया जाता है नाभिकीय ईंधन के रूप में किया जाता है। और इन सारे में सबसे ज़्यादा जो भारत में मिलता है, केरल, भारत के केरल में थोरियम, केरल है, झारखंड है, तमिलनाडु है, यहाँ पर जो है थोरियम सबसे ज़्यादा, केरल में सबसे ज़्यादा मात्रा में थोरियम मिलता है ना। और थोरियम का प्रयोग जो है नाभिकीय ईंधन में करते हैं। थोरियम का परमाणु संख्या कितना होता है, जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। या चलिए प्लूटोनियम का आप बताइएगा। थोरियम का परमाणु संख्या जो होता है 90 होता है, जबकि प्लूटोनियम का 94 होता है। यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? नाभिकीय ईंधन है ना, कैडमियम, प्लूटोनियम, थोरियम या यूरेनियम। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नाभिकीय ईंधन या परमाणु ईंधन के रूप में कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता है? इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो कैडमियम का। किसका नहीं? कैडमियम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी इसका प्रयोग किया ही जाता है परमाणु ईंधन के रूप में, थोरियम का, यूरेनियम का भी किया जाता है, प्लूटोनियम का भी किया जाता है, लेकिन कैडमियम का प्रयोग परमाणु ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं। अगला कहता है कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? न्यूक्लियर बम जो है किसका बना होता है? जिरकोनियम का, यूरेनियम का, मॉलिब्डेनम का या वेनेडियम का? तो किसका प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर बम बनाने में? तो यूरेनियम 235 है ना, यूरेनियम 235 का प्रयोग जो है न्यूक्लियर बम बनाने में किया जाता है। चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कहता है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, परमाणु बम का सिद्धांत। तो देखिए परमाणु बम का सिद्धांत जो है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत, चूंकि देखिए परमाणु फूटेगा तो बहुत कस के और वो फैलेगा। तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है परमाणु बम का सिद्धांत। याद रखिएगा, नियंत्रित और अनियंत्रित कर दोनों देता है। तो परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन के नियंत्रित नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है कि हाइड्रोजन बम, हाँ देखिए अब पहले वाले प्रश्न में आया परमाणु बम, यहाँ पर है कि हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। किस पर? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। जबकि परमाणु बम जो होता है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित होता है। चलिए हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। परमाणु बम का आविष्कार किसने किए थे? ये भी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए तो मेरे प्यारे साथियों ये तो थे आज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खास प्रश्न है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न फायदे पहुंचाने वाले ही होंगे, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।